मैं हूं आपके शहर की चलती फिरती लाइब्रेरी। आप अपनी पढ़ी हुई बुक्स डोनेट कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी चला रहे हैं ओपन आई फाउंडेशन और जिसके फाउंडर हैं संदीप जी। कि ये चलती फिरती लाइब्रेरी अलग कैसे? ऐसा है 2016 में मेरी एक इंटर्नशिप लगी एक स्कूल में, हरियाणा के स्कूल में। वहाँ मैं 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था। तो वहाँ पहली बार जब मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कमी है बेसिक रिसोर्स की। जब बात एजुकेशन की आती है तो बात स्कूल की आती है, टीचर्स की आती है। गवर्नमेंट स्कूल और टीचर्स दोनों प्रोवाइड कराता है। लेकिन मैं तीसरी क्लास को पढ़ाता था तो मैंने देखा कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं काम दे रहा हूँ, वो अगले दिन करके ही नहीं लेके आते। तो मैंने अपने हेड टीचर से बात की कि 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, आप इन बच्चों को ये सामान क्यों नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार कुछ पैसे इनके खाते में सीधा डालती है। लगभग वो 1000 से 1200 रुपये होते हैं। 1000 से 1200 रुपये में पूरे साल की उन्हें नोटबुक खरीदनी होती है, स्टेशनरी का सामान खरीदना होता है, स्कूल बैग खरीदना होता है, ड्रेस, सारा सामान खरीदना होता है। ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं उन बच्चों की फैमिली के पास गया तो जब मैंने वहाँ देखा कि जिस परिवार के पास 2 वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं है, अगर आप उनके खाते में 1200 रुपये डाल दोगे तो वो क्या चीज़ खरीदेंगे। सर्वाइव करने के लिए, एजुकेशन बेटर बनाने के लिए, जब सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा फैमिली का, तो वो एजुकेशन की कहाँ बात करता है। तो उनके पेरेंट्स ने हमें ये बताया कि भाई इनका जो पैसा है हम राशन ले आते हैं और बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही हम बच्चों को भेज देते हैं। वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, हमें सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन ये बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इनके पास सिर्फ किताब नहीं है और स्टेशनरी का सामान नहीं है। वहाँ ख़त्म हुई तो वापस मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आके मैंने देखा कि क्या ऐसे हालात सिर्फ गाँव में हैं, चंडीगढ़ तो पढ़ा लिखा शहर है, या ऐसे भी हैं। मैं 3 महीने यहाँ पे घूमा हूँ और 3 महीने के बाद जो तस्वीर सामने आई है उससे गांव कहीं बेटर है। आप चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के जो साथ साथ लगती है जो जगह हैं, आप धनाज की बात कर लो, आप मलोया की बात कर लो, मौली जागरा की बात कर लो, राम दरबार की बात कर लो, बरदाना कॉलोनी, कितनी कॉलोनियाँ हैं। मतलब इसमें लाखों लोग रहते हैं और लाखों लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं और उन बच्चों को वो बेसिक रिसोर्स मिलता ही नहीं। मैं हूं आपके शहर की चलती फिरती लाइब्रेरी। आप अपनी पढ़ी हुई बुक्स डोनेट कर सकते हैं। ये कहना मेरे पीछे जो खड़ी लाइब्रेरी का है। ये लाइब्रेरी चला रहे हैं ओपन आई फाउंडेशन और जिसके फाउंडर हैं संदीप जी। संदीप जी हमारे साथ हैं। क्या मकसद है इस लाइब्रेरी का, कब से रन कर रहे हैं, किस किस को बेनिफिट मिला, इन तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। संदीप जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे और कब आइडिया आया कि ऐसी एक फाउंडेशन बनानी है और फिर ऐसी एक लाइब्रेरी बनानी है, क्योंकि लाइब्रेरीज तो हम देखें तो बहुत सारी हैं, ऑलरेडी हैं, तो आपकी ये चलती फिरती लाइब्रेरी अलग कैसे? ऐसा है 2016 में मेरी एक इंटर्नशिप लगी एक स्कूल में, हरियाणा के स्कूल में। वहाँ मैं 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाता था। तो वहाँ पहली बार जब मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कमी है बेसिक रिसोर्स की। जब बात एजुकेशन की आती है तो बात स्कूल की आती है, टीचर्स की आती है। गवर्नमेंट स्कूल और टीचर्स दोनों प्रोवाइड कराता है और यहाँ तक कि
शिक्षा में भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत 8वीं तक की शिक्षा आपको फ्री मिलती है। लेकिन मैं तीसरी क्लास को पढ़ाता था, तो और मैंने देखा कि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं काम दे रहा हूँ, वो अगले दिन करके ही नहीं लेके आते। तो बहुत दिन ऐसे बीते, मेरा मन किया कि मैं इस चीज़ को पूछूं, क्योंकि आप टीचर हैं तो टीचर क्या चाहता है कि बच्चे प्रोग्रेस करें। लेकिन जब प्रोग्रेस हो नहीं रही तो मैंने सोचा कि कहीं जो हेड टीचर हैं हमारे, वो शायद इन बच्चों को वो बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपने हेड टीचर से बात की कि 8वीं तक की शिक्षा फ्री है, आप इन बच्चों को ये सामान क्यों नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार कुछ पैसे इनके खाते में सीधा डालती है, लगभग वो 1000 से 1200 रुपये होते हैं। 1000 से 1200 रुपये में पूरे साल की उन्हें नोटबुक खरीदनी होती है, स्टेशनरी का सामान खरीदना होता है, स्कूल बैग खरीदना होता है, ड्रेस, सारा सामान खरीदना होता है। ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने सोचा कि 1200 रुपये का होता क्या है। तो मैं उन बच्चों की फैमिली के पास गया। जब मैं उन बच्चों की फैमिली के पास गया तो जब मैंने वहाँ देखा कि जिस परिवार के पास 2 वक्त की रोटी का प्रबंध नहीं है, अगर आप उनके खाते में 1200 रुपये डाल दोगे तो वो क्या चीज़ खरीदेंगे। राशन सर्वाइव करने के लिए, एजुकेशन बेटर बनाने के लिए, जब सर्वाइव ही नहीं हो पा रहा फैमिली का, तो वो एजुकेशन की कहाँ बात करता है। तो उनके पेरेंट्स ने हमें ये बताया कि भाई इनका जो पैसा है हम राशन ले आते हैं और बच्चे जैसे आते हैं वैसे ही हम बच्चों को भेज देते हैं। फिर वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि ऐसे कितने सारे बच्चे हैं, हमें सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन ये बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि इनके पास सिर्फ किताब नहीं है और स्टेशनरी का सामान नहीं है, मतलब छोटी सी चीज़ नहीं है। मेरी ट्रेनिंग वहाँ ख़त्म हुई तो वापस मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आके मैंने देखा कि क्या ऐसे हालात सिर्फ गाँव में हैं, चंडीगढ़ तो पढ़ा लिखा शहर है, या ऐसे भी हैं। मैं 3 महीने यहाँ पे घूमा हूँ और 3 महीने के बाद जो तस्वीर सामने आई है उससे गांव कहीं बेटर है। आप चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के जो साथ साथ लगती है जो जगह हैं, आप धनाज की बात कर लो, आप मलोया की बात कर लो, मौली जागरा की बात कर लो, राम दरबार की बात कर लो, बरदाना कॉलोनी, कितनी कॉलोनियाँ हैं। मतलब इसमें लाखों लोग रहते हैं और लाखों लोगों के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं और उन बच्चों को वो बेसिक रिसोर्स मिलता ही नहीं है। यानी किताब की कमी की वजह से जब बच्चा 9th में जाता है, उसका स्कूल बैग जो खर्च बढ़ जाता है, छोटे बैग से बड़ा बैग हो जाता है, नोटबुक से रजिस्टर हो जाता है, किताबों की संख्या बढ़ के 20 हो जाती है। 10 एनसीईआरटी की किताबें होती हैं, 10 हेल्प बुक होती हैं। 9th क्लास में जाता है बच्चा, पहली बार पेरेंट्स को थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है और जैसे ही 10th क्लास में जाता है, उसके एग्जामिनेशन फ़ीस भरनी होती है तो वो बच्चा स्कूल छोड़ देता है, यानी वो चाइल्ड लेबर की तरफ चला जाता है। फिर मुझे लगा कि यहाँ काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ तो ऐसे इलाके भी हैं। अगर आप मोहाली की बात करूँ मैं, हमारे ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर पे मुल्लापुर है, गरीबदासपुर मुल्लापुर है। कितने लोग पुल के साथ रहते हैं झुग्गियाँ बना के, उनके पास बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है। आप मानो चंडीगढ़ के साथ की बात है ये, तो वो एजुकेट कैसे होंगे। जब ये दिमाग आया तो अब इतने सारे बच्चों को सामान देने के लिए पैसा चाहिए, पैसा है नहीं, क्योंकि पैसा तो इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँ। फिर इसके बारे में धीरे धीरे सोचा, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मेरी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो मैं किसी और को दे सकता हूँ और मैं लोगों को अवेयर भी कर सकता हूँ। मैंने अपनी नोटबुक से कुछ पेज निकाले, कोशिश की, नई नोटबुक बनाई। मेरा जो पेन है, खाली हुआ पेन है, मैंने देखा कि इसकी रिफ़िल निकाल के मैं नई रिफ़िल डाल सकता हूँ। उसी तरीके से मुझे एक आइडिया मिला कि मेरे घर की जो रद्दी है इसको मैं शिक्षा का ज़रिया बनाऊँगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई, रद्दी से शिक्षा। इस अभियान को लेके मैंने काम करना शुरू किया। तो उस वक्त मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरी फैमिली ने, मेरी जॉब भी लगी उस दौरान कहीं, तो मेरी फैमिली ने कहा कि आप 22-23 साल के हो, आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, घर में सभी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप किस दिशा में लोगों के घरों से किताबें उठाओगे अब, और वो भी किताबें उठा के आप और किसी को दोगे। तो 2017 के शुरुआती दौर में मैंने अपना घर छोड़ दिया और छोड़ के मैं इस मिशन में लगा, कहीं अपने दोस्तों के साथ रहा, कभी कहीं रहा। तो मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। फिर किसी ने मुझे बताया कि आप इस तरीके से किताबें लेते हो, ये लीगल नहीं है, तो आप इसके लिए एक एनजीओ बनाओ। तो मुझे पहली बार पता लगा कि एनजीओ कोई चीज़ होती है। तो वहाँ से मैं एक वकील के पास गया, वहाँ से हमारी संस्था की शुरुआत हुई। और जब मैंने धीरे धीरे लोगों को अवेयर किया तो बहुत से लोगों को ये आइडिया पसंद आया कि हमारी पढ़ी हुई किताबें हैं जिनसे पढ़कर हम नौकरी करते हैं, हम सफल होते हैं, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं।
उन किताबों को रद्दी में देने की बजाय किसी बच्चे को दे सकते हैं, फ्री है। पैसा भी नहीं लगता, हमारे लिए तो फ्री है। तो लोग जुड़ने लगे, अब लोग जुड़ने लगे तो किताबों की संख्या बढ़ने लगी। अब मैं एक दिन में कितनी किताबें लेके आ सकता हूँ। हाँ। फिर मैंने एक सेकंड हैंड एक्टिवा खरीदा। अच्छा। हाँ, पहले कैसे पैदल जाते? पहले पैदल जाता था, पैदल जाके, क्योंकि घर से भी मैं बाहर था। फिर मैंने इस दौरान एक जॉब की, मैं जॉब भी करता था, मैं किताबें भी उठाता था और मैं बांटने भी जाता था। तो एक्टिवा के माध्यम से मैंने किताबें इकट्ठी करनी शुरू की। फिर मैं एक दिन किताबें लेके जा रहा हूँ, मेरी एक्टिवा के चारों तरफ किताबें हैं। तो पीछे से एक इंग्लिश अखबार वाला कोई पत्रकार ऐसे गुजर रहा था, तो उसने मेरे को देखा। वो दो थे, एक फोटोग्राफर था उनका, एक पत्रकार था। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो क्लिक करना शुरू किया। तो मुझे लगा ठीक है, क्लिक करा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगले दिन मैंने देखा कि मेरा एक बड़ा आर्टिकल छपा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार में कि आप अपनी किताबें मत फेंकें, इस इंसान के जो कोज है उसमें हेल्प करें। अच्छा, आपने अपनी एक्टिवा पे भी कुछ लिख रखा था? हाँ हाँ, एक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ डोनेट योर यूज बुक्स। उन्होंने मुझसे बातें भी की आके, तो सारी बातें पूछी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम अखबार से हैं। कर रहे हैं या कुछ? हाँ, तो उस टाइम के बाद हमारे पास लगातार कॉल्स आने लगी। फिर हमने एक छोटा सा ऑफिस लिया। फिर इस दौरान कोरोना का टाइम आया। अब कोरोना में सब लोग घर में हैं, चाहे ज़रूरत में है चाहे ज़रूरत में नहीं है, उस टाइम सभी ज़रूरत में थी। लोगों की संख्या बढ़ने लगी, किताब मांगने वालों की बढ़ने लगी, देने वालों की बढ़ने लगी। फिर हमने सोचा कि एक्टिवा से तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर हमने 15 दिन के अंदर एक व्हीकल ख़रीदा, ये जो सामने व्हीकल है, और इसमें ये लाइब्रेरी बनाई। और कोरोना के दौरान हमने लगभग 50,000 किताबें बांटी हैं लोगों को। किताबें बांटी हैं हमने, राशन बांटा है। तो वहाँ से आइडिया आया क्यों ना स्लम एरिया में जाके लोगों को इस लाइब्रेरी के माध्यम से जो वो किताबें चाहते हैं उन तक वो किताबें पहुँचें। हाँ, तो इसी दौरान फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक प्रोग्राम आता है मन की बात। तो मन की बात में मेरा जिक्र हुआ उसमें। तो उसके बाद हमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बस भी मिली। फिर एक साथ लोगों की रीच बढ़ने लगी। तो इस दौरान हमारी पहचान बढ़ने लगी। फिर हमने बड़ा ऑफिस लिया, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, किताबों की संख्या बढ़ने लगी, बेनिफिशियरी की बढ़ने लगी। फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं या जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं। फिर हमें पता लगा कि जो अनाथ और सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं वो चाइल्ड लेबर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो जैसे ही बच्चा 9th में आता है, हम उस बच्चे की लिस्ट ले लेते हैं स्कूल से और 12th क्लास तक उस बच्चे को सारा सामान देते हैं। अच्छा, बिल्कुल। हमारे पास 600 बच्चे हैं, बिल्कुल फ्री देते हैं, ताकि बच्चा 9 से लेकर 12th क्लास तक अपनी पढ़ाई जारी रखे। वो ये पैसों की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। और जैसे ही बच्चा 12th में होता है तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे छोटे कोर्स कराती हैं, उसके बाद उनको जॉब लगवाती हैं। तो वो पढ़ाई भी कर सकता है और जॉब भी कर सकता है। जी, बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है, उसको समझ आ जाती है। अच्छा, आपने घर बार छोड़ दिया, अभी तो बहुत 7 साल हो गए आपको, 2017 में आपने ये शुरू किया। अभी पेरेंट्स के साथ बातचीत हो रही है कि अभी भी बंद है? अभी कोरोना टाइम में जब मुझे 2-2.5 साल का वक्त लगा, क्योंकि उसके बाद हमारे जो रिश्तेदार हैं सब यहीं रहते हैं, उन्होंने कहा कि देखो आपके घर का जो लड़का लोगों के घरों से रद्दी मांग रहा है, मतलब ये तो शर्म की बात है, आप लोग क्या काम करते हो। तो मेरे घर वाले मुझे बार बार बोलते थे कि आप क्या काम कर रहे हो, थोड़ा अच्छा काम करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन कोरोना टाइम में जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे गाड़ी के लिए पैसे चाहिए, ये जो सामने गाड़ी खड़ी है, तो ये लगभग हमने 2 लाख रुपए में गाड़ी ली है। तो 1.5 लाख रुपए मैं घर से ही लेके आया हूँ उस टाइम। तो मेरी मदर ने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया और उस टाइम से लेके अब उनका सपोर्ट है। लेकिन मैं कम जाता हूँ, अपनी मम्मी से मैं मिलने जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ, लेकिन मेरा फैमिली में जाना कम है क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा है कि आप इसमें बिजी रहते हो तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। वो कहते हैं कि वैसे भी एनजीओ हो जाए, वो आपकी एक फैमिली एनजीओ ही बन जाता है ना? हाँ बिल्कुल, अब इतने सारे परिवार हैं हमारे साथ और घर वालों को भी अच्छा लगता है। वो क्या कहते हैं, चलो ठीक है, सभी अपने लिए कमा रहे हैं, हमारे घर में कम से कम एक ऐसा इंसान तो है जो दूसरे लोगों के लिए काम करता है। तो अब ये प्रोसेस रहता है। अच्छा, ये फिर बुक्स आपके पास कौन कौन सी आती हैं? ये स्कूल लेवल की बुक्स आती हैं या हायर एजुकेशन की बुक्स आती हैं? किस किस लेवल की बुक्स? हमारे पास हर तरह की किताबें आती है, पहली क्लास से लेकर MBBS क्लास तक की किताबें आती हैं। अब इसमें क्या होता है, जो एकेडमिक किताब होती हैं वो ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचती हैं। उसके बाद जैसे फ़िक्शन, नॉन फिक्शन, इन्फॉर्मेटिव जो किताब होती हैं वो हम आम लोगों से डोनेशन में लेते हैं और आम लोगों को ही फ्री दे देते हैं। ये मोबाइल लाइब्रेरी है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जाती है, चंडीगढ़ के जितने कॉलेज हैं वहाँ जाती है,
ये पार्क के बाहर जाती है और लोगों को फ्री में किताब देती है। आप देखोगे इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि यहाँ से मुफ्त में किताबें पढ़ने को मिलती हैं। तो पार्क के बाहर खड़ी करते हैं, कोई भी यहाँ से फ्री में किताब लेके जा सकता है। एक किताब लेके जाओ, वो वापस जमा करो और दूसरी किताब दो। तो इसी तरीके से हमने लाइब्रेरी ऑफ ऑनेस्टी भी बनाई है। आप पब्लिक प्लेसेस पे जाओगे, वॉकिंग डिस्टेंस से आप घूम रहे हो, आप देख रहे हो कि एक बॉक्स लगा हुआ है, उसमें किताबें हैं, उसके बाहर लिखा हुआ है कि यहाँ से आप किताब पढ़ने के लिए फ्री में ले सकते हो। आप सोचते हो कितना अच्छा इनिशिएटिव है, वहाँ से आप किताब लेके जाते हो। फिर आपके घर में कोई किताब होती है तो उसी बॉक्स के नीचे एक बुक डोनेशन बॉक्स होता है, वहाँ आप किताब ड्रॉप कर देते हो। उसी तरीके से हम स्कूल में लाइब्रेरी बनाते हैं, द पाथ फाइंडर लाइब्रेरी बनाते हैं। जिन स्कूलों में जगह होती है तो उन बच्चों के लिए हम लाइब्रेरी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम सारी किताबों को अलग अलग माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आपकी ये जो लाइब्रेरी ऑनेस्टी की आप बात कर रहे हो, उसका ऑनेस्टी से यूज़ हो भी रहा है? क्योंकि ऑनेस्टी कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। देखिए इसमें ऐसा है, मतलब अगर हम 100 किताबें रखते हैं तो हमें 60 किताब वापस आती है, 40 किताब वापस नहीं आती। बट उसका फ़ायदा क्या है हमें? अगर एक इंसान वहाँ से कोई किताब लेके जाता है, वो अच्छा इंसान है, वो पढ़ने में बिलीव रखता है, तो वो एक इंसान इतनी किताब दे देता है हमें कि जो किताब हमारी गुम होती हैं उसकी भरपाई हो जाती है। हाँ बिल्कुल भरपाई हो जाती है। तो देखो जब आप कोई भी काम करते हो तो अच्छे बुरे समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। तो आपने ये देखना है कि आप अच्छे लोगों तक कितने लोगों तक पहुँचे। हमने अच्छे लोगों की संख्या बढ़ानी है। जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो बुरे लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, वो तो चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, ये जो एसबीआई की ओर से आपको वैन डोनेट की गई है, क्योंकि व्हीकल तो घर पे खड़ा भी खर्चे से कम, उसका भी बहुत खर्चा होता है। तो सबसे बड़ी बात ये कि चलो बुक्स आपको डोनेट हो जाती हैं, वही आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, बट स्टिल ऑफिस का भी खर्चा होगा जहाँ पे आप रहते हो, इस गाड़ी में भी पेट्रोल डलता है, उसका भी खर्चा। ये सारे जो फाइनेंस है वो कैसे मैनेज होता है? इसमें ऐसा है, जैसे किताबें हमें फ्री में मिल जाती हैं, उसके बाद जैसे मेरी अपनी खुद की कंपनी है, मेरे काम हैं, हम मेरी तरीके से ऐसे हम 50-60 लोग हैं। हम 50-60 लोग अपना पैसा डालते हैं और उसके बाद जितनी सारी चीज़ें इनको हम एक्सपेंस में करते हैं। जैसे ये गाड़ी खड़ी है, अब इसमें एक ड्राइवर काम करता है, ठीक है। ड्राइवर की जो सैलरी होती है, हमारा ऑफिस का जो रेंट होता है, ये हम सारे अपने पैसे इकट्ठे करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो भी खर्च होता है वो खर्च हम पूरा करते हैं। जी। कोई वैसे जैसे मोदी जी का जिक्र किया आपने कि उन्होंने अपना मन की बात में आपका जिक्र किया, आपको कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिली सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि आप ट्राई सिटी में काम कर रहे हो, हरियाणा गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट की ओर से? नहीं, हमें इसी तरीके की कोई मदद नहीं मिली, बल्कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने हमारी तारीफ़ की तो हमने उन्हें एक लेटर लिखा। लेटर में हमने ये लिखा कि हमें आपसे मतलब किसी भी तरीके से फाइनेंस हेल्प नहीं चाहिए, हमें एक जगह चाहिए। जगह इसलिए चाहिए कि हमारा अगर ऑफिस होगा, हमारा एक बड़ा बुक बैंक होगा जहाँ पे हम सारी किताबों को लेके आएँ, क्योंकि किताबों का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। पहले आप किताबों को लेके आते हो, उसके बाद सेग्रीगेट करते हो, नेसेसरी रिपेयर करते हो, फिर अलग अलग जैसे पेन बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, तो लंबा प्रोसेस है। और किताबों की जो वैरायटी है बहुत लंबी चौड़ी है, तो उसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए। तो हमने उसको जगह के लिए लिखा कि आप हमें कोई जगह उपलब्ध कराएं, उसका रेंट देने को भी तैयार हैं हम। लेकिन वहाँ से इस तरीके का कोई भी हमें रिप्लाई नहीं आया। तो हमें आगे गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ उम्मीद इतनी है कि कोई हमें जगह मिले, उस जगह का भी हम रेंट दे सकते हैं, ताकि हमें बार बार अपना ऑफिस बदलना ना पड़े। क्योंकि एक बार हम बदलते हैं तो बच्चे यहाँ आते हैं। जब कोई भी मालिक है जिसके हम यहाँ रहते हैं तो एक समय होता है, तो हर कोई अपना रेंट बढ़ाना चाहता है। तो हमारी भी एक लिमिटेशन है कि हम इतना रेंट दे सकते हैं। जब रेंट बढ़ जाता है तो हमें जगह चेंज करनी पड़ती है। तो आप चैनल के माध्यम से अगर कहीं तक भी ये बात पहुँच रही है, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट हो, चाहे वो भारत सरकार हो, कि हमें सिर्फ जगह चाहिए और जगह का भी रेंट देने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे जो आप किट तैयार करते हो, पेन पेंसिल, आपको इरेज़र तक लोग डोनेट करके जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखोगे कि आप इस्तेमाल करते हो। जैसे जब हम छोटे होते थे, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, एक पेंसिल के 2 हिस्से कर देते थे, क्योंकि हमारे हाथ छोटे होते हैं, तो छोटे हाथों से हम लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, हम बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़े हो जाते हैं तो जो छोटी पेंसिल होती है, हमारे हाथ का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है, तो छोटी पेंसिल होती है उसे हम लिखते नहीं हैं। पहली बात तो लिखते नहीं है, दूसरा हमारे पास रिसोर्स है, हम छोटी पेंसिल से क्यों लिखे, हमारा मानना ये होता है। तो हम वो सारी तरीके की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से पेन का जब इस्तेमाल होता है तो पेन में से खाली क्या होता है, उसकी रिफिल ही तो खाली होती है, बाकी बॉडी तो ऐसी ही रहती है। आधी जो हमारी नोटबुक होती है, जब नया सेशन शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, हम नई नोटबुक लेते हैं
तो हम खाली पेज उसमें रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, खाली पेज निकाल लेते हैं, नई नोटबुक बनाते हैं। जो पेन खाली हुआ है उसे रिफ़िल निकाल के नई रिफ़िल डाल देते हैं। जो रबड़ भी होता है, रबड़ भी हम आधा है तो आधा इस्तेमाल करते हैं। हम बच्चों को कहते हैं कि आपको इस्तेमाल करने के लिए चाहिए, क्योंकि उन बच्चों के पास रिसोर्स नहीं है, उन्हें रबड़ चाहिए। आधा है, पूरा है, पौना है, उसे कोई मतलब नहीं है, उनको उस चीज़ को मिटाना है और लिखना है। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को जो है रीयूज़ करते हैं। अच्छा, आप सिर्फ मुझे लगता है एजुकेशन में नहीं, पर्यावरण में भी बड़ा योगदान आपका चल रहा है कि आप एक एक पेपर, इतनी बड़ी नोटबुक है, अगर उसके 100 पेजेस हैं, आप 100 में से चेक करते हो, अगर 2 भी खाली मिलते हैं तो वो भी 2 निकाल रहे हो। देखिए, हम सिर्फ एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अगर टारगेट आप ये देखोगे कि आपकी किताबें आपने पढ़ी हैं, एक तो हम आपको पर्पस दे रहे हैं कि जो सपने आपने अचीव किए हैं उन्हीं किताबों से दूसरे भी बच्चे कर सकते हैं। दूसरा, जब आप अपनी किताब डोनेट करते हो तो आपके घर में कोई छोटे बच्चे होते हैं या दूसरे फैमिली मेम्बर होते हैं, उनमें एक अच्छी आदत का निर्माण होता है कि जितनी भी हमारी यूज़ जो चीज़ें हैं या जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी वो वैल्यू करें और मदद करने का भाव आगे बढ़ाएं। तीसरी चीज़, एक ऐसा बच्चा है जो किताबें खरीद नहीं पा रहा है, वो किताबों की कमी की वजह से वो पढ़ाई छोड़ रहा है, आप उसको एजुकेट कर रहे हो, उसको रोज़गार की तरफ लेके जा रहे हो। चौथी चीज़, जो पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं किताब खरीदने के लिए, आप उसके पैसे बचा रहे हो। पांचवी चीज़ क्या है कि इन सारी किताबों को बनाने के लिए इन्वायरमेंट, पेड़ पौधे करते हैं, हम उन पेड़ पौधों को बचा रहे हैं। यानी एक चीज़ के साथ हम करीबन 6 से 7 चीज़ों को टारगेट करते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं वो बच्चे एजुकेट होते हैं। अच्छा, आपके पास कॉमिक बुक्स वगैरह भी डोनेशन में आती होंगी, तो कई लोग होते हैं पढ़ने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए यही है कि वो बस लाइब्रेरी से आए, निकाले, पढ़े और चले जाएं, या कई लोग घर भी ले जाते हैं बुक्स? नहीं, आप घर लेके जाओ, आप हमारी मोबाइल लाइब्रेरी के पास आओ, हमारे ऑफिस में आओ, आप यहाँ से किताब लेके जाओ, अपनी डिटेल्स नोट करा के जाओ, जब तक पढ़नी है पढ़ो। जब वो किताब वापस करोगे तब दूसरी किताब मिलेगी आपको, जो जनरल लोगों को। जो बच्चे नीडी हैं तो उनको तो सिलेबस की किताब मिलेंगी, बाकी वो तो जितनी मर्जी किताब ले सकता है, हमसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, गुल्लक पड़ी थी आपके ऑफिस में, इस गुल्लक का क्या? इस गुल्लक का नाम है बैंक फॉर चाइल्ड एजुकेशन। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं, मिट्टी की गुल्लक देते हैं। तो उस मिट्टी की गुल्लक में घर के जितने भी सदस्य हैं उनको एक वैल्यू मिलती है कि वो जितना भी पैसा उनको मिलता है, जैसे बच्चे उनको पॉकेट मनी मिलता है या कोई जॉब पे जाता है, कोई चिल्लर पैसे होते हैं, कभी दूध की थैली लेके आते हो, कोई चिल्लर आपके पैसे बचते हैं, तो आप उस गुल्लक में डालो। उसमें क्या है कि बच्चों को पैसे जमा करने की आदत आती है और दूसरा सोसाइटी के लिए अच्छा काम करने की आदत बनती है। जब वो गुल्लक भर जाती है तो आपका कोई भी ओकेजन होता है, आपका बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, कोई भी खास दिन होता है, आप उस गुल्लक को तोड़ो और उस गुल्लक को तोड़ के जो एजुकेशन की जो चीज़ है वो खरीद के हमें दे दो। अच्छा, पैसे नहीं लोगे आप? पैसे नहीं देने हमने, उसे चीज़ खरीद के हमें दे दो। आप नोटबुक खरीद के दो, आप पेन खरीद के दो, आप पेंसिल खरीद के दो, आप हमारे तक पहुंचा दो। और हम ये भी कहते हैं कि जो डोनर जो चीज़ लेके आया है वो हमारे साथ चले डिस्ट्रीब्यूशन में भी। अच्छा, हाँ, तो अगर वो साथ जाता है तो वो हमें भी खुशी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग समय की कमी की वजह से ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये हमें करना होता है। अच्छा, आप जैसे डोनर का जिक्र कर रहे हो कि समय की कमी होती है, तो कोई डोनर ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास ये वक्त तो नहीं है कि हम शॉप पे जाएं, स्टेशनरी का सामान या बुक्स खरीद के आपको दें, आपको पैसे दे देते हैं, आप खुद से खरीद लेना। हाँ, हमारे मेंबर हैं ऐसे, हमारी संस्था के मेंबर हैं ऐसे। हमारी संस्था का अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसे जाते हैं, उसके बाद एक स्लिप मिलती है, फिर उस स्लिप पे उन्हें रिबेट भी मिलता है इनकम टैक्स में। डोनर सिर्फ मेंबर हैं, कोई और बाहर का नहीं होता? मेंबर है, और बाकी के लिए उनको पहले मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, पहले ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप लेने के बाद ही कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उससे पहले किसी का कंट्रीब्यूशन हम स्वीकार नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल। और क्या उसका क्राइटेरिया क्या है आपकी मेंबरशिप लेने का? क्राइटेरिया ये है कि आपको अगर हमारा मेंबर बन जाता है तो साल में एक बार कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, उसके बाद वो हमारा मेंबर बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। पहले उन्हें ऑफिस विजिट करना होता है, उसके बाद वो मेंबर बनता है। मेंबर बनने के बाद जो नेसेसरी जो चीज़ होती है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि हर एक संस्था की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कई लोगों को बुरा भी लग सकता है इसलिए बोल रही हूँ, पर संस्थाएं खोल रखी होती हैं, बट वो कहीं ना कहीं उनका संस्थाएं बिजनेस बन जाती हैं। तो कई लोग वो चीज़ देखकर भी आते होंगे कि हाँ, हम मेंबर बन जाते हैं, भाई कोई संस्था चल रही है उसमें तो बहुत डोनेशन आता होगा, फ्री का पैसा है। देखिए, ऐसा हमेशा होता है। समाज में मैंने जैसे पहले भी बताया था, अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं, एक दूसरे हैं तभी वो एग्जिस्ट करते हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब इस नज़र से या इस सोच से हम जैसे लोगों को देखेंगे वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। तभी हम डायरेक्ट कभी किसी का कंट्रीब्यूशन लेते नहीं हैं। पहले जो भी हमारी संस्था का मेंबर बनेगा उसको हमारे पास आना पड़ेगा, हम उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद 1-2 हमारे प्रोग्राम में हम उनको बुलाएंगे, हम उसका पर्पज़ फाइंड करेंगे कि इनका पर्पज़ क्या है। अगर पर्पज़ हमें लगेगा कि किसी को अपलिफ्ट करने का पर्पज़ है तो डेफिनेटली वो हमें ज्वाइन कर सकता है। अगर ऐसा हमें लगता है तो हम उसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आप सिर्फ अपने बच्चों की किताबें डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग आए हैं? हमारे पास बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए हैं, करोड़ों रुपए की पेशकश की है कि हम आपको इतने रुपए दे देंगे, आप इतने रुपए दे देना। हम किसी को कोई इंटरटेन नहीं करते, बिल्कुल। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा, आपके साथ मुझे ये भी पता चला कि स्टूडेंट्स बहुत हैं, लिंक में हैं, जो जुड़े हुए हैं, लगातार काम करते रहते हैं। हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, या चितकारा यूनिवर्सिटी है, या चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ के जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ के बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो इंटर्नशिप करने आते हैं, तो हम उनको यहाँ इंटर्नशिप करवाते हैं। जो काम हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा काम हम बच्चों से करवाते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई इस तरीके से आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो वो अपनी डिग्री के साथ समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से चलना है, समाज में कैसे अपने अनुभव से चीज़ों को सीखना है, कैसे हम अपनी कोशिश से किसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। चलिए, आखिरी सवाल संदीप जी मेरा, ये जो SBI वाली आपको वैन मिली है, आपने इसको भी लाइब्रेरी बना रहे हो, ये रेडी हो गई है? हाँ, ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बट इसके लिए अभी हमें थोड़े से फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम हमारी एक मेंबर्स की मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद ये सारी फाइनल है और शायद हम इसे नेक्स्ट मंथ इसको हम शुरू कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ओपन आई फाउंडेशन की ओर से ये जो स्कीम मैं बोलूँगी, या फिर ये जो एक लाइब्रेरी चलती फिरती चलाई जा रही है, उन लोगों के लिए जो लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे वाकई फ्यूचर में कुछ बनना चाहते हैं, परंतु सिचुएशंस ऐसी होती हैं, फाइनेंशियल पोजीशंस घर की ऐसी होती है कि वो आगे नहीं पढ़ पाते, तो उनके लिए एक मसीहा साबित हो रही है ये फाउंडेशन। काफ़ी सालों से चलती आ रही है और सिर्फ जगह की इन्हें समस्या आ रही है कि एक ऑफिस के लिए, एक लाइब्रेरी के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक जगह मिल जाए ट्राई सिटी में। तो जगह जगह ये वैन घूमती भी है। अगर आपके घर पे भी कोई बुक्स पड़ी हैं जो आपके लिए अभी यूज़लेस हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है, तो वो बुक्स आप डोनेट कर सकते हैं, वो औरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये इंस्पायरिंग स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप कोई बुक्स डोनेट करना चाहते हो, आप कहीं से भी हमें देख रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हो आप कहाँ से हो। कोई ना कोई, क्योंकि ज़रिया, अगर कुछ अच्छा काम करना होता है तो ज़रिया बन जाता है। अगर आपके पास कोई बुक्स हैं जो आप डोनेट करना चाहते हो, आप नहीं आ सकते ट्राई सिटी में, तो वो बुक्स कहीं ना कहीं किसी ज़रिए से यहाँ पर पहुँच सकती हैं, किसी बच्चे के हाथ लग सकती हैं, और वो बच्चा पढ़ लिख कर उन बुक्स से कोई बड़ा आदमी बन सकता है, अपने सपने साकार कर सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन गगन के साथ शालू मिरोग, चंडीगढ़।